नमस्कार सभी को। मौर्यकालीन स्थापत्य की हम बात कर रहे थे, जिसमें अपने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। जैसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा था, इसका नगर विन्यास और पाटलिपुत्र के बारे में भी बहुत सी जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद अशोक के काल में स्तंभों की बात कर रहे थे, स्तंभों की बात हो गई। इसके बाद स्तूप की बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी ले चुके थे, जैसे स्तूप का अर्थ क्या होता है, कैसे इनका निर्माण किया जाता है, और स्तूप के प्रमुख प्रकार जो 4 प्रकार अपने पढ़े थे वो हो गए थे। इसके बाद अगर अपनी बात करें स्तूप के बारे में, स्तूप की जो संरचना थी वो कैसी थी, तो आज का अपना मोस्ट जो टॉपिक है वो है कि मौर्य कालीन स्तूप की प्रारंभिक संरचना क्या थी। स्तूप और स्तूप की प्रारंभिक संरचना। अब प्रारंभिक संरचना की बात करें तो अपने को एक तो स्तूप आकृति कैसी होती है वो ध्यान होनी चाहिए। स्तूप के जो विभिन्न अंग है वो वो होने चाहिए हमें। तो प्रारंभिक संरचना की बात करें तो इसकी जो आकृति है, स्तूप की आकृति, ये होती है अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार भी कह सकते हैं, या उल्टे कटोरे के समान भी हम कह सकते हैं। उल्टे कटोरे के समान। देखिए स्तूप का जो निर्माण है, यहां पर एक चबूतरा होगा। ये जो चबूतरा होगा, इस चबूतरे को कहा जाएगा मेदी। यानी ये जो नीचे जिस पर स्तूप का निर्माण किया जाएगा, इस मेदी के ऊपर एक गोलाकार स्तूप का निर्माण किया जाएगा। अर्धगोलाकार यानी उल्टे कटोरे के समान इसकी जो ऊपर वाली आकृति होती है, और ये जो आकृति है अर्धगोलाकार, इसी को कहा जाएगा अंड। तो स्तूप की अगर हम बात करें कि विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, विभिन्न अंग, तो अंगों में ध्यान रखना, पहला एक होगा मेदी, और मेदी कहा जाएगा, ये जो चबूतरा है जिस पर स्तूप का निर्माण किया जाएगा, इसको कहा जाएगा मेदी। मेदी के ऊपर अंड का निर्माण किया जाएगा, यानी जो मुख्य स्तूप है, और ये जो अर्धगोलाकार आकृति होगी इसको कहा जाएगा अंड। अब ये जो आकृति है, इसके ऊपर यहां से स्तूप है वो थोड़ा चपटा होगा, और इसके ऊपर रखा जाएगा एक धातु पात्र। तो ये जो तीसरी इसके अंड के ऊपर की जो आकृति है, इसको कहा जाएगा हर्मिका, और हर्मिका का अर्थ होता है धातु पात्र, यानी धातु पात्र। और ये जो हर्मिका है, ये स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि इसी हर्मिका को कहा जाएगा देव सदन, या देवताओं का जो निवास स्थान, इसी को माना जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इसी हर्मिका में पवित्र शरीर धातु रखे जाएंगे, यानी शरीर के जो अवशेष है, जो चिता के बाद अपने बात की थी कि स्तूप के जो विभिन्न प्रकार थे, उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था शारीरिक स्तूप। तो जिन स्तूपों में किसी महान पुरुष जिससे संबंधित वो स्तूप है, तो उस महान पुरुष के जो शरीर के अंग रखे जाएंगे। तो ये जो हर्मिका है, इसी हर्मिका में उसके शरीर के अंग रखे जाते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि इस हर्मिका के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर शरीर के अंग रखे जाते हैं। तो हर्मिका जो तीसरा भाग है, ये स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है हर्मिका। अब हर्मिका के बाद ये जो यहाँ पर ऐसे एक आकृति होगी, और इस आकृति को कहा जाएगा यष्टि। और इस यष्टि का जो ऊपरी भाग है, ये यहाँ पर छत्र लगाए जाएंगे,
तो ये छत्र लगाने वाला स्थान होगा। पहला अपने भाग पढ़े तो पहला है मेदी, दूसरा है अंड, तीसरा हर्मिका, चौथा यष्टि और पांचवा छत्र कहा जाएगा। इसके अलावा इस स्तूप के बाहर जो दीवार है, यानी इस स्तूप के बाहर दीवार का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये जिस दीवार का निर्माण होगा स्तूप के बाहर, जो बाहरी दीवार है, इसको कहा जाएगा वेदिका। और ये स्तूप का छठा भाग है, इसको वेदिका कहा जाएगा। और इस वेदिका और जो मुख्य स्तूप है, इन दोनों के बीच में ये जो बीच की जो जगह है, इस बीच की जगह जहाँ पर परिक्रमा की जाएगी, तो इसको कहा जाएगा प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। और ये क्रम से देखें तो सातवां प्रमुख भाग माना जाता है। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख अंग है स्तूप की प्रारंभिक संरचना। प्रारंभिक संरचना कह सकते हैं या स्तूप के जो अंग है। तो अंगों की बात करें तो सबसे पहला है ये मेदी, और मेदी यानी चबूतरा। तो इस मेदी का अर्थ होता है चबूतरा। दूसरा जो अंड है, ये है मुख्य स्तूप यानी अर्धगोलाकार। मुख्य स्तूप। एक मिनट, थोड़ा पेन काम करना बंद हो गया। के ऊपर पांचवां छत्र भी लगाए जाते थे। और इसके बाद इस स्तूप के चारों ओर वेदिका का निर्माण किया गया। और वेदिका और स्तूप के बीच का जो मार्ग था उसे कहा गया प्रदक्षिणा पथ। तो ये प्रारंभिक संरचना के रूप में 7 अंग अपने को याद रखने हैं। इसके बाद अगर बात करें कि बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, और अपने इसके बारे में बात कर चुके थे कि महापरिनिर्वाण के बाद 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। अलग अलग 8 राज्यों के द्वारा 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इन 8 स्तूपों में अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ ले कि किस एक स्तूप के अवशेष वर्तमान में है, तो एक ध्यान रखना, एक स्तूप था पिपर हवा। एक मिनट, एक स्तूप था पिपर हवा। और इस पिपर हवा स्तूप के अवशेष वर्तमान में मौजूद है। हालांकि इसका जो निर्माण है वो शाक्य कुल के एक सुकीति के द्वारा करवाया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिटेल हो जाएगी। अशोक के समय अगर हम बात करें, अशोक के काल में, तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। और इसके बाद जब मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, तो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने इन 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। अशोक के द्वारा कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और कुछ अभिलेखों में भी अशोक के द्वारा स्तूप निर्माण के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे एक अभिलेख मिलता है निकलीवा सागर, निकलीवा सागर। और इस निकलीवा सागर जो अभिलेख है, इसके अनुसार अशोक ने यहाँ की यात्रा की, और इस यात्रा के बाद यहाँ का जो एक स्तूप था कनक मुनि स्तूप, कनक मुनि स्तूप, और इस स्तूप का विस्तार करवाया था। तो अशोक के बारे में जो निकलीवा सागर अभिलेख है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि कनक मुनि स्तूप का दुगना विस्तार करवा दिया था, पहले जितना था उसका डबल करवा दिया था। इसके अलावा अशोक ने अपने पुत्र कुणाल की स्मृति में भी एक स्तूप का निर्माण करवाया, और ये स्तूप तक्षशिला में है। तो यहाँ कुणाल स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ
जो अवशेष है इनके बारे में, जो अशोक के बारे में है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, तो वो कहाँ है। तो इनके जो अभिलेखों में इनका वर्णन है वो ये मोस्टली है, और भी बहुत है, लेकिन हमारे लिए इतना ही आवश्यक रहेगा। इसके बाद अगला जो स्थापत्य कला का है वो है गुहा विहार। गुहा विहार गुहा विहार। गुफा का अर्थ होता है गुफा, यानी या तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए या जैन श्रमणों के लिए या अन्य किसी भी धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य से गुफाओं का निर्माण करवाना गुहा विहार के अंतर्गत आएगा। अशोक और इसके एक पुत्र हुए हैं दशरथ। अशोक और इनके पुत्र दशरथ, इन दोनों के द्वारा कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया। जैसे अगर अपने बात करें तो गुहा विहार बोध गया नाम का एक स्थान है, बोध गया, और यहाँ पर कुल 7 गुफाओं का निर्माण करवाया गया, और इसीलिए इनको कहा जाता है 7 घर। तो अगर कहीं 7 घर के बारे में थोड़ा बहुत कहीं कुछ आ भी जाए तो ये मानना कि अशोक और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा बोध गया नामक स्थान पर 7 गुफाओं का निर्माण करवाया गया। इन्हीं को कहा जाता है 7 घर। अब 7 गुफाएं कौन कौन सी थी उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो 7 गुफाएं हैं ये 2 स्थानों पर प्राप्त हुई है। एक स्थान था बराबर की पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, और एक था नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी। ये बराबर की गुफाओं जो पहाड़ी है, यहाँ पर जिन गुफाओं का निर्माण करवाएगा वो करवाएगा अशोक, और नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाएगा दशरथ। और कुल यहाँ पर 7 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अशोक के द्वारा यहाँ निर्माण करवाया जाता है एक सुदामा नामक गुफा का, एक गुफा का नाम कर्ण चोपड़, कर्ण चोपड़, एक का लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, और एक थी विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। इन 4 गुफाओं का जो निर्माण है वो करवाया जाता है अशोक के द्वारा। पहली सुदामा, दूसरी कर्ण चोपड़, तीसरी लोमस ऋषि की गुफा, और चौथी विश्व झोपड़ी नाम से। तो ये चारों की चारों है, ये बराबर की पहाड़ी पर स्थित है, और इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके बाद अगर अपने बात करें, अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा भी कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया गया। 3 मुख्य गुफाएं अपनी बात करेंगे, हालांकि इनके जो नाम है वो थोड़े से हार्ड है। पहली गुफा का नाम था गोपिका, दूसरी गुफा का नाम था बहियक, और तीसरी गुफा का नाम था बौद्धिक। ये श्री से देखें तो 5वीं गुफा, ये 6वीं गुफा, और ये 7वीं गुफा। बराबर की पहाड़ी पर जो 4 गुफाएं हैं उनका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया, और जो नागार्जुनी पहाड़ी है वहाँ पर गुफा का निर्माण करवाया जाता है अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा। तो ये जो मौर्य कालीन जो स्थापत्य थी, इसके बारे में, अपने राजकीय कला के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक अपने पढ़ना है लोक कला। मौर्य कालीन स्थापत्य में लोक कला के बारे में पढ़ना है। लोक कला में हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ हमने पढ़ना है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। देखिए, यक्ष है, इनको माना गया है देवता, और देवता माना जाता है जैसे वर्ण के देवता, उर्वरा शक्ति के देवता, वृक्ष के देवता, और इन्हीं देवता का जो स्त्री रूप है, तो स्त्री रूप माना गया है यक्षिणी के रूप में।
अब यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के बारे में देखें तो बहुत अधिकांश मात्रा में प्राप्त हुए हैं, लेकिन अपने को मोस्टली दो ही जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़नी है। पहली है परखम यक्ष। परखम यक्ष, ये जो मूर्ति मिली है यक्ष की, ये मिली है मथुरा से, और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे सुंदर मूर्ति है, सबसे सुंदर मूर्ति। दूसरी अगर मूर्ति की बात करें तो इसका नाम है चाम्र ग्राहिणी यक्षी प्रतिमा। चाम्र ग्राहिणी यक्षी प्रतिमा, और ये मिली है दीदारगंज से। दीदारगंज जो पटना के पास है, यहाँ से प्राप्त हुई है, और ये सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति। तो लोक कला के रूप में अपने यही पढ़ना है। पहला, यक्ष यक्षिणी की जो प्रतिमा है वो लोक कला के अंतर्गत रखी गई है। यक्ष है, ये देवता माने जाते हैं, वन के, उर्वरा शक्ति के, कृषि के, वृक्ष के, इनके देवता, और इन्हीं का जो स्त्री रूप है वो माना जाता है यक्षिणी को। इनकी वैसे तो मूर्तियां बहुत अधिक संख्या में मिली है, लेकिन मुख्य मूर्तियों की बात करें तो पहली एक परखम यक्ष के रूप में मथुरा से प्राप्त हुई है, और इसे सबसे सुंदर मूर्ति माना जाता है। दूसरी चाम्र ग्राहिणी यक्षी प्रतिमा, और ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है, और ये सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य थी, स्थापत्य कला अपनी पूरी हो जाती है। इसके बाद अगर अपनी बात करें मौर्यकालीन साहित्य के बारे में पढ़ना है, क्योंकि विज्ञान के बारे में देखो ज़्यादा मौर्य काल में कुछ है नहीं, है तो भी उनको अपने गुप्त काल के साथ ही पढ़ लेंगे। गुप्त काल और मौर्य काल दोनों को एक साथ ही विज्ञान के रूप में पढ़ लेंगे। अपने को पढ़ना है मौर्यकालीन साहित्य। मौर्यकालीन साहित्य, और साहित्य की बात करें तो इस समय जो मौर्य काल की जो भाषा थी वो थी पाली, और इसे अशोक ने राजभाषा का दर्जा भी दिया था। पहली इस बात का अपने को पता होना चाहिए। दूसरा, मौर्यकालीन साहित्य वैसे तो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुआ है, लेकिन जो भी प्राप्त हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक विद्वान हुए हैं मोगलीपुत्र तिस, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में इनके बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना की थी, और ये जो ग्रंथ है ये अधिदम पिटक का प्रमुख ग्रंथ है। अधिदम पिटक का 3 पिटक बौद्ध धर्म में माने जाते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अधिदम पिटक। तीसरा जो पिटक है इसी का एक ग्रंथ है कथावत्थु, और इसका जो लेखन है वो मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें, इसी समय एक जैन विद्वान हुए हैं भद्रबाहु, जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे, जब मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है। तो वहाँ से लौटने के बाद भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र का लेखन किया जाता है। तो ये मौर्यकालीन साहित्य का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है। और तीसरा अगर हम बात करें तो वो है अर्थशास्त्र। हालांकि इसके अलावा अपने विदेशी यात्रियों का विवरण भी पढ़ते हैं, मेगस्थनीज के इंडिका है। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो इसकी रचना की जाती है कौटिल्य के द्वारा, और राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो यह जो ग्रंथ है वो है राजनीति शास्त्र का। कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा इसकी रचना की गई। इस अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण और 180 प्रकरण प्राप्त होते हैं, और श्लोकों की संख्या बात करें तो लगभग 4000 श्लोक भी प्राप्त हुए हैं। इसी अर्थशास्त्र की अगर अपनी बात करें खोज किसने की थी, तो एक ध्यान रखना 1904 और 5 मैसूर के एक विद्वान थे आर श्याम शास्त्री, और इन्हीं आर श्याम शास्त्री ने मैसूर से इस ग्रंथ को प्राप्त किया था। और मूल रूप से देखें तो ये ताड़पत्र पर लिखा गया ग्रंथ है।
राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, जिसमें राज्य के समस्त जो भी जितने भी प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उस बारे में बहुत सारी इसमें जानकारी मिलती है। इसके बाद अर्थशास्त्र की बात करें तो इसका जो 6वां अभिकरण है, इसी अभिकरण में राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, और इसके अनुसार राज्य के प्रमुख 7 सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले स्वामीय, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, छठा मित्र। इस प्रकार ये जो राज्य के 7 प्रमुख अंग हैं, इनका विवरण भी अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। तो साहित्यिक दृष्टि से मौर्य काल की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रारंभिक जानकारी की बात करें तो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ था, 15 अभिकरण, 180 प्रकरण, 4000 श्लोक इसमें लिखे गए। इसकी जो खोज है वो 1904 और 5 में मैसूर के आर श्याम शास्त्री द्वारा की गई, और इसके जो 6वां अभिकरण है इसी में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य अपने पढ़ चुके हैं, मौर्यकालीन कला अपने पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा मौर्यकालीन विज्ञान के जो अगर कुछ है तो वो गुप्त काल के साथ पढ़ेंगे, और मौर्यकालीन साहित्य के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसके बाद जो अपना अगला चैप्टर होगा वो होगा गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल के बारे में अपने मंदिर निर्माण से शुरू करेंगे, क्योंकि मंदिरों का जो निर्माण है वो भारत में सबसे पहले गुप्त काल के दौरान शुरू होता है। हालांकि मूर्ति पूजा पहले होती थी, मूर्तियों का निर्माण होता था, लेकिन मूर्ति को व्यवस्थित रूप में एक भवन में रखने के लिए मंदिर के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। तो अगला जो होगा वो अपने गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित होगा, और इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिलेबस को पूरा करते जाएंगे। और जीके के पेपर के लिए मेरा तो ऐसा ही मानना है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई और इम्पोर्टेंट सामग्री मिलती है तो उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी धन्यवाद, थैंक यू।